everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to this video in which we will cover all the current affairs regarding the social issues which were in the news from 20th of November to 26th of November. So let's have a look कि हम कौन-कौन से टॉपिक्स आज कवर करेंगे. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंडियाज डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट TFR. अभी रिसेंटली NFHS का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका एक और जो सर्वे है, एक जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया का TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो थोड़ा सा अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आ चुका है, जो काफ़ी पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड पर चल रहा था. तो हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द TFR और इसके कॉजेज़ क्या हैं कि वाई TFR इज़ इन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड. क्या इसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हो सकते हैं, एंड व्हाट आर द सजेशंस दैट वी कैन गिव टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन. तो चाहे इसमें कोई कंसेप्ट प्री के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई डेटा मेंस के रिगार्डिंग हो, वो हम याद भी रखेंगे और चीज़ों को यूज़ करेंगे इन मेंस आंसर राइटिंग. तो दोनों तरीके से हम इसको कवर करेंगे. सेकेंड टॉपिक है हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021. ये रिपोर्ट रिसेंटली अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई है. हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट ने पूरे ग्लोब के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें बताई हैं और इंडिया के रिगार्डिंग जो न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं, क्या उसमें इंडिया सक्सेसफुल हो पाया है उन टारगेट्स को अचीव करने में, या फिर कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. और लास्ट में हम करेंगे इसमें सॉल्यूशंस कि अगर हम लोग टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, तो हम लोगों को कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो, चाहे वो आपका इंडिया लेवल पर हो. ये हम देखेंगे. लास्ट टॉपिक होगा हमारा रिपोर्ट ऑन हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया. ये रिपोर्ट रिसेंटली अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और कई सारे NGOs की कोऑर्डिनेशन से तैयार की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. लेकिन उन अवेलेबिलिटीज़ के बावजूद भी जो पुअर सेक्शन है अर्बन एरियाज़ वाला, उनको इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है. तो इस वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम हो चुकी है कंपेयर टू दी रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द अर्बन एरियाज़. तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं और क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स देखी गई हैं और क्या क्या सजेशंस सॉल्यूशंस हम लोग बता सकते हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंडियाज़ डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट. ये किसने बताया है? अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 का डेटा है. ये देखो, ये जो डेटा है ना, ये गवर्नमेंट का डेटा है, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑथेंटिक. आप इसको अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ इजीली कर सकते हैं. ये डेटा बिल्कुल सही डेटा है. तो एक तो ये ध्यान रखेंगे. साथ में कुछ और चीज़ें बताई हैं इस सर्वे ने, ये भी हम डिस्कस करेंगे. पहले देख लेते हैं TFR के रिगार्डिंग क्या बताया है. और पहली चीज़ की व्हाट डू वी मीन बाय द TFR, ये हम देखते हैं. अगर हम TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये वो रेट है, ये वो नंबर है जो कोई भी लेडी, कोई भी जो विमेन है जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है, इन द रिप्रोडक्टिव एज फ्रॉम 15 to 49, इसको हम ये कंसिडर करते हैं 15 to 49. अपने इस पूरे रिप्रोडक्टिव स्पैन में एक जो लेडी है एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है, बर्थ ऑफ चाइल्ड, उसको हम कहते हैं TFR. एक तो ये चीज़. अगर हम बोल रहे हैं कि TFR इज़ 2.1, हम बोल रहे हैं TFR इज़ 2.1. 2.1 का मतलब क्या है? जो 10 कपल्स हैं, 10 कपल्स मीनिंग 20 पर्सन्स आर गिविंग बर्थ टू 21 चिल्ड्रन. इसका मतलब एक रिप्लेसमेंट लेवल पर है कि जब ये पर्सन्स चले जाएंगे, जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो इनके पीछे जो है 21 पर्सन्स ये बेसिकली छोड़कर गए हैं. तो दैट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल.
एक एक्स्ट्रा है क्योंकि कई बार डिजीज़ की वजह से, कई बार किसी भी चीज़ की वजह से किसी बच्चे की डेथ हो सकती है। तो एक बफर क्रिएट करने के लिए जो है हम लोग बोलते हैं 2.1 TFR जो है दैट इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। तो ये सभी कंट्रीज अचीव करना चाहती हैं। इंडिया का अभी हम 3-4 साल पहले की बात करें तो ये TFR लेवल था 2.2। इट मीन्स 20% गिविंग बर्थ टू दी 22 चिल्ड्रन। थोड़ा सा ज़्यादा है फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से। इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग ट्रेंड पर है, इसकी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे करके। अब जो डेटा आया है, ये डेटा कह रहा है कि इंडिया का जो TFR है वो 2.2 से कितना हो गया है, 2 हो गया है। इसका मतलब 20% गिविंग बर्थ टू 20 चिल्ड्रन। तो हमारे पास कोई भी बफर नहीं है। जैसे हमने 2.1 में बात करी थी कि 1 चाइल्ड इज एक्स्ट्रा, इसमें 2 वाले में कोई भी बफर क्रिएट हम लोगों ने नहीं किया है। तो कोई भी डिजीज़ अगर आती है, कोई भी पेंडेमिक अगर आता है, तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर चली जाएगी। बिकॉज वी सी दैट कई सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। डेथ जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए अब हम लोग कह रहे हैं कि जो 2 है ये थोड़ा सा वरीसम है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ट्रेंड पर चली जाएगी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके नेगेटिव्स हो सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। ये डेटा हम ध्यान रखेंगे कि NFHS के द्वारा ये बताया गया है अभी कि इंडिया का जो TFR है दैट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमेन गिव बर्थ इन हर रिप्रोडक्टिव स्पैन। आपको ये डेफिनेशन क्लियर है? और ये 2.2 से कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ये डेटा हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, तो अगर हम देखें और भी कुछ चीज़ें बताई है NFHS ने, दैट इज़ 1 इज़ दी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, कि अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी रीच काफ़ी बढ़ गई है, खास करके इन द रूरल एरियाज़। पहले अगर वो 54% था तो अब वो 67% हो गया है। दैट मीन्स पॉपुलेशन इज स्टेबलाइजिंग। एक ये बताया है इन्होंने। सेकेंड है अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। पहले फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स सरकार के द्वारा लेकर आई गई थी, फॉर एग्जांपल मिशन परिवार विकास, जहां पर लोगों को अवेयर करवाया जाता था रिगार्डिंग दी इल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, उनको अवेयरनेस दी जाती थी रिगार्डिंग दी फैमिली प्लानिंग। तो वो जो स्कीम्स बेसिकली थी वो थोड़ी सी कारगर साबित नहीं हो रही थी। तो उनका जो रेट है कि अनमेट नीड्स पहले 13% थी, अब वो अनमेट नीड्स क्या है 9% पर आ गई है। इसका मतलब जो भी फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग स्कीम सरकार ने चलाई थी उसका जो इफेक्टिवनेस है, जो एफिशिएंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गई है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है रिगार्डिंग दी स्टेबलाइजेशन इन पॉपुलेशन। थर्ड है फुल इम्यूनाइजेशन इन किड्स एज्ड 12 to 23 मंथ्स। रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, चाहे वो इंद्रधनुष प्लान के रिगार्डिंग हो, जिसमें हम बच्चों को और प्रेग्नेंट विमेन को 12 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी क्या है इजाफा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, ऐसे बर्थ जो कि हॉस्पिटल्स में हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। पहले कितने बच्चे थे, 79% जो बच्चे थे उनका जन्म होता था इन दी हॉस्पिटल्स। अब वो रेट बढ़ गया है, वो हो चुका है 89%। तो ये भी एक मैटरनल हेल्थ के रिगार्डिंग एक अच्छा स्टेप है। तो ये भी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करता है। एंड लास्ट इज दी स्टंटिंग। स्टंटिंग बेसिकली जहाँ पर आपकी जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू योर एज वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती है। पहले जो स्टंटिंग थी दैट वाज 38%, मतलब 100 में से 38 जो चिल्ड्रन है दे आर स्टंटेड, देयर हाइट इज नॉट ग्रोइंग विद रिस्पेक्ट टू देयर एज। अब वो जो नंबर है वो 36 हो गया है, 36। तो ये भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। तो ओवरऑल क्या है, बेसिकली थीम ये है कि NFHS का ये जो डेटा अभी आया है उसने कई सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो हमारे सामने पेश किए हैं, चाहे वो रिगार्डिंग दी डिक्रीज इन द स्टंटिंग रेट हो, चाहे इंक्रीज इन द कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रेवलेंस हो, चाहे आपका TFR का कम होना हो। तो एक ये अच्छे ट्रेंड पर लेकर जा रहा है इंडियन सोसाइटी को। ये हमें हल्का सा ध्यान रखना है। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट अगर हम देखें
कि इसमें डिफरेंट एक डेटा बताया गया है कि जो TFR है वो अर्बन एरियाज में 1.6 है और रूरल एरियाज में इट इज 2.1। ठीक है, तो बेसिकली 1.6 इज 10 कपल्स गिविंग बर्थ टू 16 चिल्ड्रन ओनली, मतलब 4 की अभी कमी है यहाँ पर। और रूरल एरियाज में हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा है, रिप्लेसमेंट लेवल के तक हम उसको लेकर आ चुके हैं। तो ये भी आप बोल सकते हो ड्यू टू अर्बनाइजेशन जो TFR है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने डेटा देख ही लिया है, NFHS का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है हमारे पास। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड। जो TFR है वो 2.2 से 2 क्यों हो गई है? फर्स्ट रीजन है विमेन एम्पावरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर अब की जाती है, जिसमें हम बात करें तो फैमिली प्लानिंग में उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। जो उनकी मैरिज की एज है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी गई है। दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड देयर करियर्स नाउ। तो जब ज़्यादा लेट मैरिज हो रही हैं तो जो फर्टिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। विमेन्स एम्पावरमेंट, चाहे वो इनको बेसिकली करियर आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई हेल्प प्रोवाइड करनी हो या और ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हो, तो ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। तो इस वजह से क्या है, इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट की वजह से थोड़ा सा TFR में हम लोगों ने डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि इनकी जो रीच है पहले 54% थी, अब 67% हो गई है। तो दैट इज contributing in the stabilization of population. Third is reversible spacing. जो मिशन परिवार विकास की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लोगों को अवेयर करवाया जाता है रिगार्डिंग दी फैमिली प्लानिंग, उसमें ये भी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो 2 बच्चे हैं उनके बीच में कितना गैप रहना चाहिए। तो वो जो अवेयरनेस है उसका अब कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो हम लोगों को अवेयर कर पाए हैं, लोगों में हम सेंसिटाइजेशन क्रिएट कर पाए हैं कि देयर शुड बी सम स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसकी वजह से। एंड लास्ट इज द गवर्नमेंट एफर्ट्स। चाहे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हों कि उन्होंने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए हैं, चाहे इंसेंटिव्स दिए हैं फॉर द स्टरलाइजेशन कैंपेन्स, खास करके इन द मेल कैटेगरी, है ना। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं सरकार जो चला रही है, उनका रिजल्ट अब थोड़ा सा लेट नज़र आता है ना, बिकॉज ये जो पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज है ये एक दिन में नज़र नहीं आता। दैट इज़ द सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो जो एफर्ट सरकार ने पहले चलाए हुए हैं उनके रिजल्ट अब हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं कि वाई TFR इज डिक्रीजिंग इन इंडिया। चाहे वो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन हो, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव की रीच हो, चाहे गवर्नमेंट के एफर्ट्स का अभी रिजल्ट आना शुरू हुआ हो, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे कि ये हेल्पफुल कैसे है, हाउ दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड इज हेल्पफुल फॉर इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा उसको एडमिनिस्टर करना, गवर्न करना, उसकी नीड्स को पूरा करना मुश्किल होता है। तो जब पॉपुलेशन हल्की सी कम हो गई है तो जो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हैं वो भी उनके लिए सफिशेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन का जो एक डायनामिक है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज रहेगा। तो दैट वुड बी ए वेरी हेल्पफुल थिंग। सेकेंड है आपका एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ऐसा नहीं है कि अगर TFR अभी 2 हो गया है तो इसका अगले 4-5 साल बाद ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है। अभी भी जो इंडिया है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली स्टेज पर है। द नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन इंडिया। तो हम अभी 20-30 सालों तक उस यूथ का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हायर करें। तो इस वजह से क्या है, वो इंडस्ट्रीज़ में जाकर अपना जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। बट शर्त यही है कि हाँ, आपके पास नंबर ऑफ़ यूथ ज़्यादा हैं, लेकिन जब तक आप उनके स्किल में एनहांसमेंट नहीं करोगे, उनके पोटेंशियल्स को रियलाइज़ नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ किसी भी काम की नहीं है ना। तो यू कैन अगर हम उनकी स्किल्स पर काम करते हैं तो वी कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ।
नेक्स्ट वुड बी डिलेड पीक पॉपुलेशन। पहले ये कहा जा रहा था कि जो इंडिया है वो बहुत जल्दी ही चाइना को ओवर पास कर देगा इन पॉपुलेशन, इट विल बिकम द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अब इस वजह से कहीं ना कहीं अब ये जो पॉपुलेशन पीक आएगा उसमें कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से अच्छी चीज़ है। लास्ट में तो निकल कर एक ही चीज़ आती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना पॉपुलेशन कम होता है उसके हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं उतने ही ऑप्टिमम तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है आपकी कि दैट वुड बी दी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी। बट अगेन देयर वुड बी सम अनदर ट्रेंड्स जो कि थोड़े से डराने वाले हैं या फिर जिन पर काम करना अभी ज़रूरी है हमारे लिए। तो NFHS ने ही बताया है कि जो स्टेरिलाइजेशन कैंपेन्स चलाए गए थे दे वर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स फीमेल्स, नॉट फोकस्ड टुवर्ड मेल्स, है ना। तो ये भी एक वरिंग ट्रेंड है कि जो नंबर ऑफ स्टेरिलाइजेशंस हैं वो थोड़े से हमें मेल्स में ज़्यादा प्रमोट करने हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसको हमें अपोज करना है, इसको हमें ऑपोजिट लेकर आना है, उसको हमें चेंज करना है। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, TFR भी 2.2 से 2 आ गया है, बट इसमें जो नंबर ऑफ फीमेल्स बर्थ हैं वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं। तो इसका मतलब जो अगर इसी हिसाब से पॉपुलेशन कम होती रही तो इसमें खास करके जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो कम हो रही है। तो अल्टीमेटली जो हमारा सेक्स रेशो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी एक वरिंग ट्रेंड है कि इसके लिए भी सरकार की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से कहीं ना कहीं इनिशिएटिव उठाने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट वुड बी कंसर्न्स ऑफ लोअर TFR, कि अल्टीमेटली चाहे अभी नहीं 10 साल बाद नहीं बट अगेन 30 ईयर्स लेटर तो हमें इस पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कम हो जाएंगे जो कि यूथ स्टेज में होंगे, बिकॉज अभी जो बच्चे हैं वो कम पैदा हो रहे हैं। तो वही सिचुएशन जो जापान अभी फेस कर रहा है कि वहाँ पर नंबर ऑफ एल्डरली पीपल ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन कम है। तो वो एक जो सिनेरियो है वो इंडिया भी फेस कर सकता है इन अगेन 3 और 4 डिकेड्स, है ना। तो ये कुछ वरिंग ट्रेंड्स हैं जिन पर NFHS ने बताया है कि यस हमें इन चीज़ों पर भी काम करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता लग गया है कि रिपोर्ट क्या कहती थी। रिपोर्ट ने इसके कॉजेज़ क्या क्या दिए, वाई डिक्लाइनिंग TFR, वाई इट हाउ इट विल बी हेल्पफुल एंड व्हाट आर दी वरिंग ट्रेंड्स, ये हम लोगों ने देख लिए। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द सजेशंस। प्रॉब्लम्स देख ली, सिग्निफिकेंस देख लिया, अब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए चीज़ें भी तो बताएंगे। तो फर्स्ट थिंग वुड बी द बिहेवियरल चेंज, क्योंकि पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर जब तक आप लोगों में बिहेवियर चेंज नहीं लेकर आएंगे तब तक जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल पर कभी भी ठीक नहीं होती। इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है। तो दैट वुड बी वन ऑफ द सजेशंस कि जो फैमिली प्लानिंग है उसके लिए लोगों को जाकर चीज़ें बताई जाए। एंड नेक्स्ट इज़ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब इंडिया को पता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी कम ही चाहिए होंगे। तो जितने अभी प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो कि फ्यूचर में तो चाहिए नहीं होंगे। तो वो जो चीज़ है उस पर भी आपको कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन कम हो रही है बट इतनी भी कम नहीं हो रही है कि आप इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी लॉज आपने बनाए थे आप उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। तो फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना है, रिसोर्सेज को अभी भी ऑप्टिमम तरीके से ही यूटिलाइज करना है एंड दैट कैन बी द सम सजेशंस और वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो चाहे पेपर में क्वेश्चन किसी तरीके से आ जाए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा थीमेटिक तरीके से याद रखेंगे कि बेसिकली क्रक्स क्या है चीज़ों का। डेटा अगर ओवरऑल नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कैसा चल रहा था। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव की रीच बढ़ी है तो ये आपको पता हो कि हाँ ये बढ़ी है, कितने से कितनी हुई है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। याद रहता है तो वेरी गुड, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ट्रेंड पता होना चाहिए हमें। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021। अब रिपोर्ट है तो बेसिकली जिसने रिलीज करी है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इस रिपोर्ट का जो क्रक्स है वो यही है कि इंडिया में जो न्यूट्रिशन टारगेट्स हम लोगों को अचीव करने थे
हम दूर दूर तक भी नहीं हैं उनको अचीव करने में। तो ये क्रक्स बेसिकली इसने बताया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं हल्की सी कि इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। कि ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार 2013 में एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव N4G, जहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि कुछ जो टारगेट्स हैं हम लोग डिसाइड करेंगे और सभी कंट्रीज़ की हेल्प करेंगे उन टारगेट्स को अचीव करने में। टारगेट्स कौन से होंगे हम लोग अभी करेंगे। तो इसी तर्ज पर 2014 से ही ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जा रही है, जो बेसिकली ये बताती है कि ग्लोबल लेवल पर, कॉन्टिनेंट लेवल पर या कंट्री बाय कंट्री लेवल पर जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है वो अच्छी है या बुरी है। तो ये बेसिकली वो बताती है। ठीक है, तो रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, पीछे का हल्का सा बैकग्राउंड क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे व्हाट आर दी न्यूट्रिशन टारगेट्स जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही डिसाइड किए गए हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्री में क्या है, स्टेटमेंट वाइज अब क्वेश्चन आते हैं तो टारगेट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस अब किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेपर बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो टारगेट्स हैं जो कि WHO ने दिए थे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दैट इज़ दी पार्ट ऑफ WHO ओनली, उसने 6 टारगेट्स बताए थे जो कि सभी कंट्रीज़ को 2025 तक मीट करने थे। कि अब मीट कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बाय द हेल्प ऑफ WHO एंड बाय द हेल्प ऑफ ईच अदर। एक कंट्री का एक्सपीरियंस जो है किसी और कंट्री के काम आ सकता है। तो ये 6 टारगेट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो है इसमें स्टंटिंग को लेकर कि जो स्टंटिंग है अंडर 5 चिल्ड्रन में उसको हमें बाय 40% कम करना है। बाय 40% का मतलब होता है अगर अभी आपके देश में 100 बच्चे हैं जो स्टंटेड हैं तो 2025 तक वो कितने रह जाने चाहिए, 60 कम से कम रह जाने चाहिए। 60 से 55 हो सकता है बट 60 से 65 नहीं होना चाहिए। तो बाय 40%, 40 से, ठीक है। एक तो ये टारगेट हम ध्यान रखेंगे। फिर है द प्रिवलेंस ऑफ अनीमिया, द आयरन डेफिशिएंसी इन विमेन, और खास करके 19 to 49 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वहाँ पर हमें इसको रिड्यूस करना है बाय 50%। ये हमें ध्यान रखना है। अनीमिया वाला, स्टंटिंग वाला, लो बर्थ वेट, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका अगर उस टाइम पर ही वेट कम है तो उसको हमें हल्का सा रिड्यूस करना है, उस चीज़ को हमें कम करना है, 30% रिडक्शन करनी है कम से कम। क्योंकि जिस बच्चे का पैदा होते टाइम ही वेट कम है इसका मतलब आगे जो लाइफ उसकी आएगी उसमें उसकी जो इम्यूनिटी पावर होगी वो कम होगी, तो वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रोन रहेगा, लाइफ उसकी हमेशा जो है इलनेस में गुजरेगी। तो अल्टीमेटली जो पर्सन ही इल है उसकी काम करने की एफिशिएंसी भी कम होती है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। तो इसीलिए पहले से ही हम चीज़ें तैयार रखेंगे, लो बर्थ वेट को हम टैकल करेंगे, रिडक्शन करेंगे बाय 30%। इंश्योर नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवर वेट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर 2 प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं। चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड एंड चिल्ड्रन आर ओवर नरिश्ड। नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन भी इंडिया में सबसे हाईएस्ट हैं एंड ओबीज कैटेगरी में जो चिल्ड्रन है वो भी इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर USA। तो एक ही कंट्री में एक ही गवर्नमेंट जो एक ही पॉलिसी लॉन्च कर रही है वहाँ पर जो ये सेक्शंस हैं वो अलग अलग हम देख पा रहे हैं। तो हमें ओवरवेट का जो टारगेट है वो भी अचीव करना है क्योंकि वो भी पर्सन की जो एफिशिएंसी है उसको कम करता है। 5th है द रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 months अप टू एटलीस्ट 50%। इंक्रीज करना है बेसिकली हमें कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है जो बच्चे के पहले 6 महीने में होनी चाहिए उसको हम इंक्रीज करेंगे, वो भी कितना करेंगे, बाय एटलीस्ट 50%। एंड लास्ट इज द रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%। वेस्टिंग इज द लो वेट विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट। वेट विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट, अगर वो लो है तो इसका मतलब जो बच्चा है दैट इज वेस्टेड। तो वेस्टिंग को लेकर टारगेट ध्यान रखेंगे, लेस देन 5% ही रह जानी चाहिए वो। स्टंटिंग को लेकर, अनीमिया को लेकर, ओबेसिटी का टारगेट अचीव करना है,
ब्रेस्ट फीडिंग का टारगेट अचीव करना है एंड वन इज द लो बर्थ वेट का टारगेट अचीव करना है। तो ये 6 टारगेट्स हम लोगों को ध्यान में रखने हैं और जब हमें ये याद रहेंगे तभी हम देख पाएंगे कि इस रिपोर्ट में इंडिया के रिगार्डिंग जो भी फाइंडिंग्स बताई गई हैं उसमें हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। क्या हम इन टारगेट्स पर खरे उतर पाए हैं, क्या हमने वो अचीव कर लिए हैं, या हम उस राह पर हैं कि अचीव कर लेंगे 2025 तक। ये अपने को ध्यान रखना है। अगर हम इसकी फाइंडिंग्स की बात करें तो एक तो ये ग्लोबल लेवल पर बात करती है कि ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी ऐसी अब कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल भी उस राह पर नहीं है कि अगर वो इसी पेस से चलती रही तो वो 2025 तक अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगी। कोई भी ढंग की ऐसी कंट्री नहीं है ना। एक तो इसने ये बताया है एंड मोस्ट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं, दे विल नॉट अचीव देयर टारगेट्स बाय 2025। कुछ कंट्रीज हैं जो कि हम करेंगे अभी कि कौन कौन सी कंट्रीज थोड़ा सा ज़्यादा ओवर अचीवर की कैटेगरी में भी आ रही हैं, वो हम देखेंगे। एंड एक और चीज़ इसने जो है रियलाइज़ करी कि वेरिएशन इन द डेटा अवेलेबिलिटी, कि किस कंट्री में कितने बच्चे स्टंटेड हैं या कितने ओवर वेट हैं या फिर अंडर नरिश्ड हैं, इसको पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ पर डेटा अवेलेबल है क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा ही सर्वेज जो है कंडक्ट करवाए जाते रहे हैं। लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ हैं, चाहे अफ्रीकन हो चाहे साउथ एशियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर डेटा की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब डेटा अवेलेबल नहीं है कि उस कंट्री में प्रॉपर किस एरिया में बच्चे स्टंटेड ज़्यादा हैं, तो WHO जो है वो हेल्प नहीं कर पाती है बाय फंडिंग और बाय गिविंग सम असिस्टेंस, कि अब उस राह पर अगर वो नहीं भी है कि टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो हम आपकी हेल्प कर देंगे थोड़ा सा, तो वो भी वो नहीं कर पाती है इफ दे डू नॉट हैव द डेटा। तो ग्लोबल लेवल पर तो ये 2 चीज़ें बोलती है। साथ में ये बोलते हैं कि जो कोविड-19 का पेंडेमिक था उसकी वजह से जो कंट्री टारगेट अचीव करने की राह पर थी भी, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया, क्योंकि जो पूरा फोकस है वो कोरोना की तरफ चला गया था। तो सारा का सारा जो टारगेटेड अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं सफ़र कर गई टू रिड्यूस दी मैल नरिशमेंट। तो इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं। साथ में जो फूड प्रोडक्शन है, ये अभी जो जितनी भी वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन हैं उनमें एटलीस्ट 30% तक का कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। तो इट इज़ फूड प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो GHGs भी ज़्यादा होंगे, और अगर GHG ज़्यादा होंगे इन्वायरमेंट में तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी एंड क्लाइमेट चेंज जिसको हम रोकना चाह रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फूड प्रोडक्शन हमें बढ़ानी तो है, बट हम लोगों को जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन भी कम करना है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ग्लोबल लेवल की फाइंडिंग्स की, ग्लोबल लेवल पर इस तरीके से न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट में चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करूं कि इंडिया के रिगार्डिंग इसने क्या बोला है, तो फर्स्ट थिंग ये है कि इंडिया में जो 15 to 49 ईयर के एज ग्रुप की विमेन है उनमें से मोर देन 50% आर स्टिल अनेमिक। उनमें अभी भी आयरन की डेफिशिएंसीज हैं, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम है। तो वो पहले अगर 52.6% था तो अब वो 53 हो गया। भले ही 0.4% का ही इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज तो हुआ है ना। इट शुड बी डिक्रीजिंग ट्रेंड, बट ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पर चल रहा है। तो अनीमिक जो थिंग है वो इंडिया में इंक्रीज हो रही है। जितना ज़्यादा जो विमेन है वो अनेमिक है, उतना ही जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी भी कम रहती है। तो जब इम्यूनिटी कम है तो अगेन वही कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहता है, पूरे कंट्री की GDP कम रहती है, ग्लोबल लेवल पर इमेज थोड़ी सी डाउन रहती है ना। तो सबसे पहले फोकस हमें करना है कि जो फीमेल है, जो मदर है, उसकी हेल्थ अच्छी हो, तभी जाके जो आगे जो चिल्ड्रन आ रहे हैं वो भी थोड़े से हेल्दी होंगे। बट ये थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका वेस्टिंग। इंडिया में 17% चिल्ड्रन अभी ऐसे हैं हु आर वेस्टेड, जो कि 5 ईयर्स ऑफ एज से कम है। तो देखो ये डेटा बेसिकली आपको नहीं भी याद रहे कि सिर्फ 17% ही हैं, या फिर जो स्टंटेड है वो 34% हैं। ये डेटा में भी आपको ना याद रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WHO।
रियलिटी में मे बी ये डिक्रीज हो रहे हो, बट हमने रिपोर्ट का जिक्र जरूर करना है क्योंकि ये हम एक जस्टिफिकेशन दे रहा है अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने का। तो अनेमिक भी बढ़ रही है इंडिया में नंबर ऑफ फीमेल्स, वेस्टिंग भी बढ़ रही है 17% और स्टंटिंग भी बढ़ रही है 34%। तो जो इंडिया वेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में तो किसी भी अभी जगह पर नहीं है कि ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा बाय 2025, बट हाँ स्टंटिंग वाली कैटेगरी में इंडिया उस कोर्स पर है। इंडिया इज ऑन कोर्स कि ये टू मीट द टारगेट फॉर स्टंटिंग, टारगेट अचीव ये कर लेगा। स्टंटिंग का क्या था आपका, बाय 40% कम करना था ना, तो वो हम अचीव कर लेंगे बाय 2025। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो इंडिया की तरफ से बताई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमियां दिखा रही हैं इंडिया की स्ट्रैटेजी में कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने सालों बाद भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे इंडिया डील कर रहा है अभी। तो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम का आप एक्सटेंट जानोगे उतना ही थोड़ा सा ड्रास्टिकली, थोड़ा सा अग्रेसिवली आपको पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन या कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन या अवेयरनेस कैंपेन्स, इनको आपको चलाना पड़ेगा अब। तो प्रॉब्लम पता लग गई है, बता दिया है हमें ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में। तो ये फाइंडिंग्स हैं। फिर लास्ट में सजेशंस हैं कि क्या करना चाहिए, चाहे वर्ल्ड लेवल पर, चाहे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर, चाहे इंडिया के लेवल पर। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन इन्वेस्ट फाइनेंशियली, तो जो बजट है, जो फंड्स हैं वो अवेलेबल रहें ताकि जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन हो पाए हर लेवल पर, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल, फिर पंचायत लेवल या फिर आपका कम्युनिटी लेवल। पूरे जो एक स्टेक होल्डर्स हैं सारे के सारे, उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और वो पार्टिसिपेशन तभी होगी व्हेन द फंड्स आर एडिक्वेट। एक तो ये चीज़, साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो पुअर डाइट्स हैं या जो न्यूट्रिशंस हैं उनमें लोगों को अवेयर करवा सकते हैं कि ये जो डाइट है आपको नहीं लेनी है, इससे ओवरवेट होता है। या फिर आप सॉल्ट या शुगर कंटेंट, जैसे सरकार ने ईट राइट इंडिया कैंपेन चलाया था जिसमें शुगर और सॉल्ट कंटेंट को कम रखने की बात की गई थी। तो वैसे ही कुछ कैंपेन्स हैं जो कि आप चला सकते हैं। काफ़ी सक्सेसफुल माना गया था वो ईट राइट इंडिया कैंपेन। तो उसी तर्ज पर आप कई और कैंपेन्स भी चला सकते हैं जहाँ पर डाइट के रिगार्डिंग आप लोगों को बता रहे हैं। बेटर डेटा आप कर सकते हैं अक्वायर कि किस एरिया में किस लेवल पर जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनको टैकल करने के लिए उसी लेवल पर आप अग्रेसिव कोई पॉलिसी चलाएंगे विच वुड बी हेल्पफुल फॉर दैट सोसाइटी। तो डेटा की अवेलेबिलिटी इज़ द नेसेसिटी, और जिस पर्सन के पास ये राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, दैट पर्सन शुड बी अकाउंटेबल एज वेल। उससे पूछा जा सके कि जितना भी फंड आपके पास आया था आपने उसको कहाँ खर्च किया, और अल्टीमेटली हमें आउटकम बताओ कि उस फंड के खर्च करने से चीज़ें किस तरीके से आपके एरिया में इम्प्रूव हुई हैं, है ना। तो कुछ ये सजेशंस हैं जो कि WHO ने ही दिए हैं कि ग्लोबल लेवल पर और इंडिया लेवल पर जो चीज़ें अभी थोड़ा सा लाइन पर नहीं है, ट्रैक पर नहीं है, वो ट्रैक पर आ पाएंगी इफ़ यू फॉलो दीज काइंड ऑफ सजेशंस। तो चाहे क्वेश्चन ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पर आए, चाहे वो नॉर्मल नरिशमेंट पर ही आए GS के मेंस में, है ना, तो आपने ये जो सजेशंस हैं वो लिखने हैं इन योर कंक्लूजन। लिख देना कि हाँ WHO ने भी सजेस्ट किया है ये हमें करना चाहिए, है ना। तो इससे आपकी जो कंक्लूजन है वो अच्छा बनता है, स्कोरिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो अच्छा लगता है देखने में कंक्लूजन। साथ में आपने अपनी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई भी किया है बाय द ऑथेंटिक सोर्सेज, तो ऐसे आपने देखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग करेंगे रिपोर्ट ऑन हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि बेसिकली ये बताती है कि अर्बन इंडिया में जो पुअर है या फिर जो रिच है वो कितने ज़्यादा एबल हैं टू एक्सेस दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है कि जो पुअर है, क्योंकि ये पुअर हैं तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एज़ कम्पेयर टू रिच सेक्शन ऑफ अर्बन इंडिया वो कहीं ना कहीं कम है। अगर हम बात करें मेन की तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है बाय 9.1 ईयर्स। अगर अर्बन इंडिया में रिच पर्सन एवरेजली 70 ईयर्स जीवित रहता है तो उसी में पुअर जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ 61 ईयर जीवित रहता है।
जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेन में 9.1 ईयर्स से कम है और जो फीमेल्स हैं उसमें 6.2 ईयर्स से कम है। इफ़ विमेन आर 70 ईयर्स, अगर वो 70 साल जी रही हैं अर्बन इंडिया में रिच विमेन, तो उसी में जो पुअर विमेन है वो 64 के अराउंड है ना। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना ज़्यादा आपको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है टू द पुअर सेक्शन। ये एक मैप भी तैयार किया गया है बाय द अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट एनजीओज की कोऑर्डिनेशन से, जिसमें इस पूरे इंडिया को दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो कि तो हर एरिया में होने ही चाहिए, जहाँ पर अगर आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, अगर ये सब चीज़ें भी हो रही हैं तो उसका इलाज तो बेसिकली आपको मिल सके। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंडिया में किस जगह पर कम है या ज़्यादा है? अगर आप ये रेड देखोगे तो यहाँ पर सबसे कम है। चाहे तो फिर आपका ये लद्दाख वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड में काउंट किए जाते हैं, है ना। तो डिफरेंट एरियाज जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, वहाँ पर अगर अर्बन एरियाज भी हैं तो भी वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की एक्सेसिबिलिटी पुअर लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। तो ये ट्रेंड बताया है बेसिकली आपके इस रिपोर्ट ने। क्लियर है अपने को? चलो, तो अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये बेसिकली यही बता रही है कि कितने ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या वो एक्सेसिबल हैं सभी लोगों के द्वारा, या फिर उनकी कॉस्ट कितनी है ना। कि ठीक है, इलाज तो अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं इसलिए आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ है तो ये रिपोर्ट उसको भी टैकल करती है, उसको भी मेजर करती है। तो ये रिपोर्ट हम ध्यान रखेंगे। साथ में इसने और फाइंडिंग्स क्या बताई हैं कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। तो जो नंबर ऑफ पीपल है इन द अर्बन एरियाज, दे आर इंक्रीजिंग। जो पहले आपके 1960 में 18% हुआ करते थे, अब 2019 में वो अराउंड 34% है। तो अर्बन एरियाज़ में लोग बढ़ रहे हैं, और क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, तो जो नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं इन दैट अर्बन एरिया वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। ये भी बता रहा है कि क्लोज टू 30% ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज आर ऑल्सो पुअर। और रीज़न ये बताते हैं कि वाई पुअर पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेस दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन अ बेटर मैनर। तो रीज़न बेसिकली बता रहे हैं कि एक तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, पुअर उनको एक्सेस नहीं कर सकता ऑब्वियसली। सेकंड, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो एफिशिएंट डॉक्टर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, या तो डॉक्टर्स आपने अपॉइंट ही नहीं करे हैं, उनका रिक्रूटमेंट ही नहीं किया है, और अगर डॉक्टर्स रिक्रूट किए भी हैं तो दे आर नॉट अवेलेबल इन देयर डिपार्टमेंट्स, वो अपने ऑफिस में मिलते ही नहीं है। तो लैक ऑफ डॉक्टर्स, लैक ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, तो इस वजह से क्या है, जो एफिशिएंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो पुअर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर देखे गए हैं। तो इसी वजह से जो पुअर पर्सन है वो ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पा रहा है और ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको बढ़िया इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो उनमें उनकी जो डेथ है ड्यू टू डिजीजेज, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। ये ऐसा पूरा का पूरा ये रिपोर्ट बताती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। साथ में सजेशंस भी ये लोग देते हैं। सजेशंस में क्या आप लिखेंगे? पहली चीज़ तो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जाए, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए। सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाए कि पुअर लोगों का भी इलाज आपने करना है, ताकि जो हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन, उसको भी हम अचीव कर सकें। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप डॉक्टर्स को रिक्रूट करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, अटेंडेंस उनकी प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। साथ में हम लोग कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे बनाएंगे जो कि स्पेशली पुअर लोगों के लिए ही काम करेंगे, एंड दैट शुड बी द इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, या फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी आप इंश्योर कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स हम करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, कुछ जो फाइनेंशियल बर्डन है लोगों के ऊपर उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई है, जहां पर हर फैमिली को हम लोग 1 साल में 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस देते हैं कि आप 1 साल में 5 लाख तक का इलाज किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं,
रिगार्डिंग द सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। तो ये इस स्कीम को आप बढ़िया अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसकी जानकारी की, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और अपने लिए स्कीम लॉन्च करी है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑलरेडी चलाई गई स्कीम्स हैं उनको आपको बस बेटर इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, रादर देन नई नई स्कीम्स या नई नई पॉलिसीज़ लेकर आने के। तो ये हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन जो है पुअर पर वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन की बात की गई, वो हमने डिस्कस करा। इसमें जो बेटर गवर्न प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी हमने बात करी कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव हमें उनकी प्रमोट करनी है। रिसोर्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम, कोरोना पेंडेमिक ने बेसिकली हमें ये बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन पेंडेमिक ने हमें ये बताया कि हम लोग उतने सिक्योर नहीं हैं, उतने सेफ नहीं हैं जितना हम लोग सोचते थे। इसीलिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है हॉस्पिटल्स में उसको हमें इंश्योर करना है। और ये चीज़ें रिपोर्ट ने भी बताई हैं कि आप ये करें, आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमेशा हो, ताकि पेंडेमिक को लड़ने की जो ताकत है वो आपकी कंट्री में बनी रहे, है ना। तो ये रिपोर्ट बेसिकली क्या कहती है, इंडिया के बारे में इसने क्या बोला है और साथ में इसने क्या सजेशंस प्रोवाइड करे हैं, आप इनको एज एन एग्जाम्पल जो है अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको खुद दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या क्या सजेशंस होने चाहिए तो आप इनको बेसिकली थोड़ा सा देख सकते हैं। इनको आप जब रिवाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ रियलिटी में यही प्रॉब्लम्स हैं, यही सॉल्यूशंस हैं। तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छे तरीके से कर पाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो ये 3 टॉपिक्स थे हमारे जो कि हमने आज करने थे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो यू कैन कमेंट, यू कैन कॉल CBL, यू कैन मैसेज अस, यू कैन मेल अस। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।